नमस्ते। आज हम सिंगापुर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है उनके जरिए। ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है, लेकिन जैसा इन स्रोतों से पता चलता है, दुनिया में इसका वजन इसके आकार से कहीं ज्यादा है। तो चलिए इन स्रोतों के साथ सिंगापुर की कहानी, इसकी तरक्की और इसकी जो खास पहचान है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत इसकी जड़ों से करें। जानकारी कहती है कि 1819 में सर स्टैमफोर्ड रैफल्स ने इसे एक ब्रिटिश ट्रेडिंग पोस्ट की तरह स्थापित किया था। क्या वो जो व्यापारिक शुरुआत थी, उसी में आज के सिंगापुर के बीज थे? हाँ, कह सकते हैं। वो एक तरह से नींव तो थी ही, लेकिन जो असली कहानी है वो तो मेरे ख्याल से 1965 में शुरू होती है, जब वो मलेशिया से अलग हुआ, एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इन स्रोतों में इस पर काफी जोर है कि कैसे लगभग शून्य से शुरू करके इसने एक आर्थिक चमत्कार कर दिखाया। ये कोई अचानक नहीं हुआ, ये बहुत सोची समझी प्लानिंग थी। और आज देखिए, दुनिया का एक बड़ा वित्तीय केंद्र है ये। स्रोत बताते हैं बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोकेमिकल्स, टूरिज्म, ये सब बड़े मजबूत उद्योग हैं वहां के। ये पेट्रोकेमिकल्स वाला पॉइंट मुझे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि हम जानते हैं सिंगापुर के पास अपने खुद के प्राकृतिक संसाधन तो लगभग है ही नहीं। बिल्कुल। तो फिर ये कैसे? बिल्कुल, और देखिए यही सिंगापुर की खासियत है जो इन दस्तावेजों में भी बार बार दिखती है। संसाधन कम है, हाँ, लेकिन अपनी लोकेशन, अपनी प्लानिंग, अपनी स्किल का इस्तेमाल किया। पेट्रोकेमिकल्स पर फोकस करना भी एक रणनीतिक फैसला था, रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग हब बनने का। अच्छा। और उसका पोर्ट वो दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से है। और ये सिर्फ लोकेशन की वजह से नहीं है, जैसा ये आंकड़े दिखाते हैं, इसके पीछे जबरदस्त मैनेजमेंट है, टेक्नोलॉजी है। और ये सब हो रहा है सिर्फ लगभग कितना 728 वर्ग किलोमीटर के एरिया में। ये बात वाकई हैरान करती है। तो जाहिर है जमीन की कमी, संसाधनों की कमी, ये तो एक बड़ी चुनौती होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और ये हमेशा रहने वाली चुनौती है। लेकिन जैसा इन दस्तावेजों से भी लगता है, शायद इसी चुनौती ने सिंगापुर को और ज्यादा कुशल बनाया है, ज्यादा अनुशासित, ज्यादा भविष्य की सोचने वाला। आप पानी का मैनेजमेंट देखिए, जमीन का इस्तेमाल देखिए, हर चीज में प्लानिंग नजर आती है। हाँ, प्लानिंग। और इस प्लानिंग में शायद वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है जी, उसका भी बड़ा हाथ है। जी। स्रोत कहते हैं कि ये एक संसदीय गणराज्य है। हाँ। और अपनी स्थिरता और असरदार होने के लिए जाना जाता है। जी। भ्रष्टाचार का कम होना भी एक बड़ा फैक्टर बताया गया है। हाँ, ये स्थिरता बहुत जरूरी साबित हुई है आर्थिक विकास के लिए। लेकिन सिंगापुर सिर्फ इकोनॉमी नहीं है ना? वहाँ की जो मल्टीकल्चरल बनावट है वो भी उतनी ही खास है। चीनी, मलय, भारतीय और भी समुदाय हैं, सब एक साथ रहते हैं। हाँ। और 4 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, चीनी, मलय, तमिल। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये विविधता, जैसा स्रोत बताते हैं, वहाँ के समाज की जान है, उसकी ताकत है। ये वाकई कमाल है, इतनी सारी संस्कृतियों का एक साथ रहना और शांति से रहना। स्रोतों में शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी काफी फोकस दिखा। ऐसा लगता है कि ह्यूमन रिसोर्स पर शुरू से ही बहुत ध्यान दिया गया है। निश्चित रूप से। आप देखिए, एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम और बेहतरीन हेल्थ केयर सुविधाएं, ये वहाँ की हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ का बेस हैं। इन दस्तावेजों में साफ जिक्र है कि कैसे ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना सिंगापुर की सक्सेस स्टोरी का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। अच्छा, और टूरिज्म का क्या? गार्डन बाय द बे, मरीना बे सैंड्स, सेंटोसा, ये नाम तो बहुत सुने हैं। स्रोत इन्हें किस नजरिए से देखते हैं? स्रोत इन्हें सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट की तरह नहीं देखते, वो इन्हें सिंगापुर की मॉडर्निटी, उसकी ग्रीनरी, उसकी अर्बन प्लानिंग के सिंबल के तौर पर देखते हैं। पूरी दुनिया में उसकी साफ सफाई की तारीफ होती है ना, वो भी इसी योजनाबद्ध विकास का ही एक नतीजा है। भारत के साथ रिश्तों का भी जिक्र है इन स्रोतों में। व्यापार, रक्षा, शिक्षा, लगता है काफी गहरे संबंध हैं। हाँ, बिल्कुल। दस्तावेज दिखाते हैं कि भारत और सिंगापुर के रिश्ते काफी मजबूत और पुराने हैं। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट तो हैं ही, साथ ही डिफेंस कॉपरेशन, एजुकेशन में पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, ये सब भी बहुत अहम है। और हाँ, वहाँ जो एक बड़ी भारतीय डायस्पोरा है, वो भी दोनों देशों को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी है। तो कुल मिलाकर इन सारे स्रोतों से जो तस्वीर उभर रही है, वो एक ऐसे छोटे से राष्ट्र की है जिसने अपनी विजन, अपनी स्थिरता, बेहतरीन प्लानिंग और इनोवेशन के दम पर दुनिया में अपनी एक खास जगह बना ली है। उसका जो मल्टीकल्चरल फैब्रिक है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और आर्थिक सफलता है, वो सचमुच इम्प्रेस करती है। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है इन सब स्रोतों को देखने के बाद, कि भविष्य में जब शायद संसाधन और भी सीमित हों,
दुनिया बदल रही हो, तब सिंगापुर अपनी तरक्की को बनाए रखने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन और सस्टेनेबल यानी टिकाऊ विकास की नीतियों पर कितना और कैसे निर्भर करेगा, और ये निर्भरता आने वाले वक्त में उसे क्या शक्ल देगी, ये सोचना काफी दिलचस्प होगा।